हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम सेकंड ईयर बीए कंपलसरी इंग्लिश, जो कि आपकी बुक है SPPU की, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ये बुक है, सेकंड ईयर बीए कंपलसरी इंग्लिश की। इसका जो सेमेस्टर 4th का जो सिलेबस है हमारा, प्रोज में है द शिकागो स्पीच, द लॉटरी टिकट एंड द ओपन विंडो। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द शिकागो स्पीच, उसे हम इस वीडियो में रीड करने के लिए जा रहे हैं। इसे हम लाइन वाइज रीड करेंगे एंड द सेकंड थिंग इज, जो भी इसके वर्ड मीनिंग है वो हम साथ के साथ करते जाएंगे। हर वीडियो के एंड में भी बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, उनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं, उनको भी क्लियर करते जाएंगे। तो इसकी जो वोकेबलरी है वो भी हम साथ के साथ देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये एक स्पीच है जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था शिकागो में, इसीलिए इस स्पीच का नाम है द शिकागो स्पीच। तो चलिए सारी डिटेल्स, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली जो है वो आपके सामने क्लियर होता जाएगा। अबाउट दी ऑथर, लेखक के बारे में। तो लेखक कौन है इस चैप्टर के, मतलब ये स्पीच है स्वामी विवेकानंद जी की, तो यहाँ पर लेखक का नाम भी क्या दिया गया है, स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि ये उन्हीं की स्पीच है। मतलब स्पीच मतलब उन्हीं का भाषण है जो उन्होंने शिकागो में दिया था। स्वामी विवेकानंद 1863 एंड 1902। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो 1863 में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 1902 में हुई थी। वॉज ए हिंदू मोंक हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन शिकागो इन 1893। मॉन्क का मतलब वैसे तो साधु भी होता है और भिक्षु भी होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो एक हिंदू साधु थे, या फिर आप कह सकते हो हिंदू भिक्षु थे, जिन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, यानी कि विश्व धर्म संसद, पार्लियामेंट मतलब संसद, विश्व धर्म संसद में भारत का क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, प्रतिनिधित्व किया था। रिप्रेजेंट मतलब किसी का प्रतिनिधित्व करना। तो उन्होंने क्या किया था, जो शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हेल्ड इन शिकागो, शिकागो में। बॉर्न इन एन अफ्लुएंट एंड एजुकेटेड बंगाली फैमिली, विवेकानंद हैड एक्वायर्ड ए वास्ट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, स्पेशली वेस्टर्न लॉजिक, फिलोसफी एंड हिस्ट्री। बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। एक समृद्ध और शिक्षित, एफ्लुएंट मतलब समृद्ध, एक समृद्ध और शिक्षित बंगाली परिवार में पैदा हुए विवेकानंद जी ने विभिन्न विषयों, विशेष रूप से पश्चिमी तर्क, विवेकानंद हैज़ एक्वायर्ड वास्ट नॉलेज, मतलब उन्होंने बहुत सारी जो विभिन्न तरह की नॉलेज थी उसे एक्वायर किया था, मतलब प्राप्त किया था, ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, बहुत सारे अलग अलग विषयों की, स्पेशली वेस्टर्न लॉजिक, और विशेष रूप से उन्होंने पश्चिमी तर्क, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, लॉजिक मतलब तर्क, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री, फिलॉसफी होता है दर्शन शास्त्र और हिस्ट्री होता है इतिहास का, क्या किया था उन्होंने, विशाल ज्ञान जो था वो प्राप्त किया था। बाय द टाइम, किस समय तक, जब तक उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया। बाय द टाइम तब, जब तक मतलब ही ग्रेजुएटेड मतलब स्नातक किया फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जब तक कि उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया। दिस ओपनड हिज माइंड टू वेरियस इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस एंड पर्सपेक्टिव। दिस ओपनड, और इसने क्या किया, इसने उनके दिमाग को विभिन्न बौद्धिक और दार्शनिक प्रभावों और दृष्टिकोणों के लिए खोल दिया था। वेरियस इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, एंड फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस मतलब फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक, इन्फ्लुएंसेस मतलब प्रभाव, एंड पर्सपेक्टिव्स होते हैं दृष्टिकोण, उनके लिए खोल दिया। लेटर, बाद में, ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड हिज क्लोज इंटरेक्शन विद द इंडियन मासेस helped him understand the need to eradicate poverty, illiteracy and the oppression of women and the poor in Indian society. बाद में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और भारतीय जनता, इंडियन मासेज, हेल्प्ड हिम, इंडियन मासेज ने मतलब भारतीय जनता के साथ जो उनकी घनिष्ठता हुई, उसने क्या किया, मतलब उनके साथ जो घनिष्ठ बातचीत हुई उनकी, उसने उन्हें क्या बताया कि गरीबी, जो पावर्टी है, इरेडिकेट द नीड टू पावर्टी, मतलब उनको ये समझने का ज्ञान दिया कि जो मतलब गरीबी है,
इलिटरेसी निरक्षरता है, एंड द ऑपरेशन ऑफ वीमेन और महिलाओं का जो उत्पीड़न है, एंड द पुअर ऑफ इंडियन सोसाइटी और भारतीय समाज में जो गरीब हैं उनके उन्मूलन की आवश्यकता को समझने में मदद की। किसने? जो उन्होंने भारतीय जनता के साथ उनकी जो घनिष्ठ बातचीत की, जब वे पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की उस समय, तब उनको उस बातचीत से उन्हें पता चला कि गरीबी, निरक्षरता और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय समाज में गरीबों के मतलब जो गरीबी है उसके उन्मूलन की कितनी आवश्यकता, इसे समझने में उनको काफ़ी मदद मिली। इरेडिकेट का मतलब होता है हटाना, पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, मतलब गरीबी को हटाना, गरीबी को दूर करना, गरीबों का उन्मूलन करना, मतलब जो गरीबी है उसे हटाना समाज से। इलिटरेसी मतलब जो निरक्षरता है, मतलब जो बेचारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। ऑपरेशन होता है अत्याचार, वीमेन मतलब महिलाएं। He resolved to devote his life to serving people और उन्होंने क्या सोचा कि उनका जो जीवन है उन्होंने अपने जीवन को जो है लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का उन्होंने संकल्प किया। To this end, he formed the रामाकृष्ण मिशन a few years later। इसके लिए उन्होंने कुछ साल बाद जो है रामकृष्ण मिशन का गठन किया। Around this time, इस समय तक he attended the Parliament of Religions in Chicago। इस समय के आसपास उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया। The first formal assembly of representatives from Eastern and Western spiritual traditions। पहली धर्म सभा में उन्होंने भाग लिया। पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक प्रतिनिधियों की पहली औपचारिक सभा में वे हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में सहायक बने। इंस्ट्रूमेंट मतलब सहायक, इन द रिवाइवल मतलब पुनरुत्थान, हिंदुइज्म मतलब हिंदू धर्म का, एंड नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। और फिर क्या हुआ, वापस आकर क्या हुआ, बैक होम, और वापस आकर क्या हुआ, ही बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। और वापस आकर वो औपनिवेशिक भारत में हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद और जो हिंदुइज्म है वो होता है हिंदूवाद, मतलब हिंदू धर्म के, मतलब वो वापस आकर वो औपनिवेशिक भारत में हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान में सहायक बने। अब ये जो कॉलोनियल इंडिया है, औपनिवेशिक भारत, इसका क्या मतलब होता है? तो औपनिवेशिक भारत का मतलब जो होता है वो ये होता है कि मतलब किसी एक जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश, कॉलोनी स्थापित करना और ये मान्यता रखना कि ये एक अच्छा काम है, इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं, मतलब उपनिवेशवाद कहते हैं। और औपनिवेशिक भारत मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का वो हिस्सा था जिस पर डिस्कवरी के युग के दौरान यूरोपीय उपनिवेशक शक्तियों का कब्जा था। विशेष रूप से मसालों में विजय और व्यापार दोनों के द्वारा यूरोपीय शक्ति का यूज़ किया गया था। आप देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी तो इंडिया में व्यापारी करने के लिए आए थे ना। इंडिया पे जो कब्जा हुआ धीरे धीरे वो बाहर के लोग व्यापार करने के लिए आए यहाँ पर, उसी से तो बाद में लास्ट में उन्होंने कब्जा किया था इंडिया पे और रूल करने लगे थे ब्रिटिशर्स हम पे। ही एक्टिवली सॉट टू ब्रिंग अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस हिंदू सेक्ट्स बाय हाईलाइटिंग देयर कॉमन फाउंडेशन एंड ऑल्सो अटेम्प्टेड टू फोकस द अटेंशन ऑफ एजुकेटेड पीपल ऑन द डाउन ट्रोडन मासेस। और बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सक्रिय रूप से विभिन्न हिंदू संप्रदायों के एकीकरण के बारे में उनकी सामान्य नींव पर प्रकाश डाला और दलित जनता, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है दलित, मासेस मतलब जनता, भीड़, और जो दलित जनता थी और शिक्षित लोगों का ध्यान केंद्रित करने का भी उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। अटेंशन ऑफ एजुकेटेड पीपल मतलब जो शिक्षित लोग थे उनका ध्यान केंद्रित करने का, और जो डाउन ट्रोडन लोग हैं जो मतलब दलित जनता थी, मतलब उन्होंने क्या किया, दलित जनता पर शिक्षित लोगों का ध्यान केंद्रित करना हो इसका उन्होंने प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड न्यूमरस लेक्चर्स। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, बहुत सारे व्याख्यान दिए। रोट इंस्पायर्ड लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स एंड डिसिपल्स। अपने मित्रों और शिष्यों को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरित मतलब मोटिवेशनल लेटर्स लिखे, पत्र लिखे, एंड कंपोज्ड पोएम्स टू कन्वे हिज डीप स्पिरिचुअल इंसाइट अबाउट द वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। और सभी धर्मों की एकता के बारे में अपनी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि व्यक्त करने के लिए कविताओं की उन्होंने रचना की। हिज स्पीचेज यूज पावरफुल एंड स्टरिंग लैंग्वेज। उनके जो भाषण हैं वो शक्तिशाली और उत्तेजक भाषा का प्रयोग करते हैं। एंड ऑफन एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग पोएटिक रिदम्स टू राउज हिज ऑडियंस। और अपने दर्शकों को रिझाने के लिए अक्सर वे जो है मजबूत काव्य लय का इस्तेमाल करते हैं। रिदम्स होता है मतलब रिझाना।
ये था आपका अबाउट दी ऑथर जो विवेकानंद जी के बारे में था, वो कंप्लीट हो गया है। आगे दिया गया अबाउट दी टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट के बारे में जो चैप्टर हम अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। एज द इंडियन डेलीगेट टू दिस अनप्रेसिडेंटेड इंटरफेथ कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस का मतलब वो जो कांग्रेस और बीजेपी वाली पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो वाला कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन। स्वामी विवेकानंदा's वेलकम एड्रेस इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू हिंदुइज्म। इस अभूतपूर्व अंतरधार्मिक सम्मेलन, कांग्रेस मतलब सम्मेलन और इंटरफेथ मतलब अंतरधार्मिक। इस अभूतपूर्व को क्या बोलते हैं हम? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। इसके और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, अपूर्व भी होता है, बेमिसाल भी होता है, अद्वितीय भी होता है, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इस अभूतपूर्व अंतरधार्मिक सम्मेलन, आप बोल सकते हो इस बेमिसाल अंतरधार्मिक सम्मेलन, आप बोल सकते हो इस अद्वितीय अंतरधार्मिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने स्वागत भाषण ने, मतलब उन्होंने जो स्वागत भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, उसने दुनिया को हिंदू धर्म से क्या किया? परिचित कराया, इंट्रोड्यूस कराया, मतलब परिचित कराया द वर्ल्ड, दुनिया को, टू हिंदुइज्म, हिंदू धर्म से। दिस ब्रीफ बट पिथी स्पीच प्रोपगेट्स द आइडिया ऑफ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल हार्मनी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। ये संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित भाषण, पिथी स्पीच मतलब सारगर्भित भाषण, धार्मिक बहुलवाद के संदर्भ में असहिष्णुता मतलब टॉलरेंस और सार्वभौमिक सद्भाव के विचार का प्रचार करता है। टॉलरेंस का मतलब होता है, यहाँ पर आपका वर्ड दिया हुआ है ना, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता, एंड यूनिवर्सल हार्मनी का मतलब होता है सार्वभौमिक सद्भाव, और रिलीजियस प्लूरलिज्म का मतलब होता है धार्मिक बहुलवाद। टॉलरेंस भी आपको बता दिया गया है, हियर इज द वर्ड टॉलरेंस, यूनिवर्सल हार्मोनी, और जो वर्ड अगला है आपका रिलीजियस प्लूरलिज्म, इसका मतलब है धार्मिक बहुलवाद। हिज स्पीच एट दिस प्लेटफॉर्म ब्रॉट हिम इंटरनेशनल अटेंशन। और ये जो भाषण उन्होंने दिया था इस मंच पर, इस भाषण ने उनके प्रति मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जो था आकर्षित किया। आफ्टर दिस, इसके बाद ही एम्बार्क्ड ऑन ए सीरीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लेक्चर्स स्प्रेडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदू। और इसके बाद जो था उन्होंने क्या किया? हिंदू दर्शन का सिद्धांत को फैलाने वाले सार्वजनिक मतलब पब्लिक और निजी मतलब प्राइवेट लेक्चर्स का क्या किया? उन्होंने स्प्रेड किया। एक मतलब इनकी जो एक श्रृंखला थी डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदू, आगे ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। फिलॉसफी इन द यूके, द यूएसए एंड यूरोप। और बाद में उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने हिंदू दर्शन का जो सिद्धांत था उसको फैलाने वाले सार्वजनिक मतलब पब्लिक और निजी व्याख्यानों की एक श्रृंखला कहाँ यूके, यूएसए और यूरोप में शुरू की। यूके, यूएसए एंड यूरोप में। इनिशिएटिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड टू द रेशनल एंड ह्यूमनिस्टिक टीनेट्स ऑफ योगा एंड वेदांता। मतलब योग और वेदांत के जो तर्क संगत और मानवतावादी सिद्धांतों के लिए पश्चिमी दुनिया की शुरुआत करते हुए उन्होंने अंतर्विश्वास जागरूकता फैलाने के लिए लगभग उन्होंने क्या किया? ही ट्रेवल्ड इंटरनेशनली फॉर ऑलमोस्ट 4 years स्प्रेडिंग इंटरफेथ अवेयरनेस। मतलब इस अंतर्विश्वास जागरूकता को फैलाने के लिए लगभग 4 वर्षों तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। रेशनल का मतलब होता है तर्कसंगत, और ह्यूमनिस्टिक टीनेट्स का मतलब होता है मानवतावादी सिद्धांत, और रेशनल का मतलब होता है तर्कसंगत। अब यहाँ पर बहुत बारीक लैंग्वेज थी, अब यहाँ से थोड़ी ठीक है। अब यहाँ ये चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होगा, उससे पहले ये कह रहा है बिफोर यू बिगिन, मतलब चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो इसको भी देख लेते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द स्लोगन पॉपुलराइज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, उत्तिष्ठा जागृता प्राप्य वरानानि बोधता। मतलब वो कह रहे हैं कि क्या आपने स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचलित नारा सुना है? स्लोगन का मतलब होता है नारा सुना है। उत्तिष्ठते जागृत प्राप्य वरानि बोधता, मतलब इसका आगे कह रहे हैं लुक अप द मीनिंग ऑफ द स्लोगन। इस स्लोगन का, इस नारे का जो है अर्थ ढूंढो। इज इट रेलेवेंट फॉर अस इन टूडेज वर्ल्ड, कि क्या ये आज के समाज में हमारे लिए रेलेवेंट है? तो ये जो नारा है उत्तिष्ठते जागृत है प्राप्य वरानि बोधते, इसका अर्थ है उठो, जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। इस वचन के माध्यम से उन्होंने क्या कहा होगा? इस वचन के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को अज्ञान जन्य जो
अंधकार है उससे बाहर निकलकर जो ज्ञान है उसको अर्जित करने की प्रेरणा दी थी। कदाचित अंधकार से उनका तात्पर्य क्या चीज़ से रहा होगा, जैसे कि अंधविश्वास है, विकृत रूढ़ियाँ हैं, अशिक्षा है, या फिर अकर्मण्यता की अवस्था है, मतलब नकारा लोग भी बहुत सारे होते थे। वे चाहते थे कि जो उनके देशवासी हैं वो समाज के समक्ष जो है उपस्थित विभिन्न समस्याओं के प्रति सचेत हो और उनके निराकरण का मार्ग खोजे। बहुत सारी समस्याएं उस समय में थी, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, वो बहुत रूढ़िवादी थे, शिक्षा बहुत कम थी। तो इन सब चीज़ों से वो अपने देश को बचाना चाहते थे, समाज को बचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उठो जागो और जानकार श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान तो वहीं से प्राप्त किया जा सकता है जिसके पास ज्ञान हो। दूसरा है स्वामी विवेकानंद वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, मतलब जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो एक समाज सुधारक थे। रिफॉर्मर मतलब सुधारक, सोशल मतलब समाज। एंड ए टायरलेस एडवोकेट फॉर एलिमिनेटिंग सोशल इविल्स सच एज द कास्ट सिस्टम। Think of at least 3 other social reformers of the 19th century. Can you discern any common themes in their vision? ये कह रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो एक समाज सुधारक थे और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के जो थे वो बहुत हिमायती थे। अब वो कहा जा रहा है, मतलब एडवोकेट थे यहाँ पर। एडवोकेट का मतलब वकील नहीं है, मतलब वो वकालत करते थे, मतलब वो हिमायती थे उन चीज़ों के, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के। अब आगे ये आपको कह रहे हैं कि थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 अदर सोशल रिफॉर्मर, कि 19वीं सदी के कम से कम 3 अन्य समाज सुधारकों के बारे में आप सोचो। क्या तुम उनके दर्शनों में किसी सामान्य विषय को पहचान सकते हो? तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, या आपको गूगल में से ढूंढकर करने के लिए बोला गया है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो थे वो एक राजा राम मोहन राय थे। अब राजा राम मोहन राय ने क्या किया था उस समय, मतलब तत्कालीन भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी, जैसे कि बाल विवाह, शिशु हत्या। शिशु हत्या मतलब अगर लड़कियां पैदा होती थी तो उनको मार दिया जाता था, जैसे मतलब सिर्फ बेटा पैदा होना चाहिए, तो शिशु हत्या बहुत होती थी। सती प्रथा बहुत होती थी और विधवाओं की दयनीय दशा थी, तथा बहुत जो नारियों की शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा निम्न स्तर की थी आदि। ऐसी बहुत सारी महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए जो सबसे पहला संगठित प्रयास किया था वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने क्या क्या किया था? उन्होंने बहु विवाह और जो कुलीनवाद था वो, और जो सती प्रथा थी, उन सबका क्या किया था? उन्होंने विरोध किया था। और जो अतिरिक्त स्त्रियां थी ना, उनको मतलब संपत्ति में भी उत्तराधिकारी बनाओ, ऐसी वकालत की थी उन्होंने, मतलब उनको भी अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति में। तो पहला नाम आपको 19वीं सदी का क्या पता चला? राजा राम मोहन राय। दूसरा नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर, वो भी समकालीन समाज सुधारक थे। ईश्वरचंद विद्यासागर जी, उन्होंने विधवा विवाह को जो है सामाजिक एवं कानूनी मान्यता दिलाए जाने के लिए पूरे जीवन भर आजीवन प्रयास किए। किसे? मतलब कि विधवा विवाह जो है, मतलब विधवा स्त्री का भी विवाह होना चाहिए, इसको कानूनी मान्यता दिलाने के लिए। और जो तीसरा नाम है वो है BN मालाबारी का। समय समय पर जो बाल विवाह उन्मूलन के लिए कानून बनाए, उनके लिए क्या किया? जैसे BN मालाबारी के प्रयास से ऐसे बहुत सारे, जैसे कि एज ऑफ कॉन्सेंट बिल पारित हुआ 1891 में, जो है एज ऑफ कॉन्सेंट बिल पारित हुआ। इस कानून के आधार पर 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं का जो विवाह था वो निषिद्ध कर दिया गया था। और ये किसके, मतलब ये उदाहरण के तौर पर ये जो BN मालाबारी है उनके प्रयास से हुआ था। तो 3 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही आप गूगल करोगे तो आपको राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, BN मालाबारी की तरह और बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। बहुत सारे समाज सुधारक थे। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। रिस्पॉन्स टू वेलकम 11 सितंबर 1893, मतलब वेलकम का जवाब 11 सितंबर 1893। मतलब ये जो स्पीच है इसकी डेट है 11 सितंबर 1893 की। हमारी यहाँ से स्पीच शुरू होती है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये बोलते हुए उन्होंने ये भाषण को शुरू किया था कि अमेरिका के भाइयों और बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका की बहनों और भाइयों। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us, कि आपने जो गर्मजोशी और स्वागतपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जो स्वागत किया है, मैं आपको अपने, मतलब उनका कहना है कि उसने मेरे दिल को जो है बहुत अपार जो है खुशी से भर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर नंबर डला हुआ है कोर्डियल, ऐसे दूसरे वर्ड के आगे डला हुआ है डेलीगेट्स, ऐसे इन सब का मीनिंग जो है मैं आपको यहाँ पर एंड में सारे वर्ड्स एक साथ दिए गए हैं, तो सबका मीनिंग
आपको एक साथ क्लियर कर दूंगी। वैसे कोर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, गर्म और मैत्रीपूर्ण। मतलब वो कह रहे हैं ना कि आपने जो ये गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण स्वागत किया है, उसने क्या किया है, उसने मेरे दिल को जो है अपार खुशी से भर दिया गया है। कोर्डियल मतलब वार्म एंड फ्रेंडली, यानी कि गर्म और मैत्रीपूर्ण। आगे देखते हैं। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशियंट, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशियंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स इन द वर्ल्ड। मैं आपको, वो अब क्या कर रहे हैं, वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आपको अपने देश की प्राचीन संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मतलब जो भी मेरे देश के जितने भी जो प्राचीन संत हैं, मॉन्क हैं, भिक्षु हैं, उन सब की परंपरा की ओर से, उन सब की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन्स। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मदर मतलब जननी होता है ना, माँ। And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. और मैं आपको सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदू लोगों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मिलियंस एंड मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों हिंदू मतलब लोगों की तरफ से, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्ट्स मतलब सभी वर्गों और मतलब जितने भी सभी वर्गों और संप्रदाय, सेक्ट्स मतलब संप्रदाय, क्लासेस मतलब वर्ग, सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदू लोगों की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ। माई थैंक्स ऑल्सो टू सम ऑफ द स्पीकर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म who referring to the delegates from the Orient have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of tolerance. अब वो कह रहे हैं, मैं इस मंच पर कुछ उन वक्ताओं का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मंच से ये कहा है कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। ओरिएंट क्या होते हैं, ओरिएंट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। डेलीगेट्स क्या होता है, डेलीगेट होते हैं प्रतिनिधि, मतलब एक व्यक्ति भेजा गया या दूसरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया, विशेष रूप से एक निर्वाचित प्रतिनिधि को एक सम्मेलन में भेजा गया, वो होता है डेलीगेट। एंड ओरिएंट का मतलब होता है पूर्व के देश, विशेष रूप से पूर्वी एशिया यानी कि सुदूर पूर्व के देश। आगे बढ़ते हैं। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. वो कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता, सहनशीलता मतलब सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों का पाठ सिखाया है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, मतलब दूसरों की मान्यताओं या प्रथाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की इच्छा। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है मतलब सार्वभौमिक, मतलब सबके द्वारा स्वीकार किया जाए वो सार्वभौमिक। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत गर्व है, मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है। किस चीज़ का उनको बहुत गर्व है कि मतलब मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों का पाठ सिखाया है। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस, हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में न केवल विश्वास करते हैं, बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू, बल्कि हम क्या करते हैं, हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऑल रिलीजन्स एज ट्रू मतलब सभी धर्मों को जो है हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि सभी धर्म जो है वो सत्य हैं। अब इस पेज पर जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं वो बता दिए आपको साथ के साथ, फिर भी देख लेते हैं। कोर्डियल का मतलब है वार्म एंड फ्रेंडली यानी कि गर्म और मैत्रीपूर्ण। डेलीगेट का मतलब है प्रतिनिधि। ओरिएंट का मतलब है सुदूर पूर्व के देश। और टॉलरेंस का मतलब है सहिष्णुता यानी कि विलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द बिलीफ और प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की मान्यताओं या प्रथाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की इच्छा। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 81। आई एम, यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. अब वो कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसे राष्ट्र से संबोधित होने पर गर्व है जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए शरणार्थियों को शरण दी है। परसिक्यूटेड का मतलब होता है समवन सब्जेक्टेड टू हॉस्टिलिटी, मतलब जैसे बंधक वगैरह बना के नहीं रखते, मतलब जो दूसरे देश के लोग होते हैं, मतलब सताए गए। परसिक्यूटेड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है सताए गए। कोई व्यक्ति शत्रुता और दुर्व्यवहार के अधीन है, विशेष रूप से उनकी जाति या उनकी राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं के कारण। ये वर्ड जो है लास्ट में एंड में इसका मीनिंग दिया हुआ है।
तो वो कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसे राष्ट्र से संबंधित होने पर गर्व है जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए शरणार्थियों को शरण दी है। हैज शेल्टर्ड, शेल्टर्ड का मतलब होता है शरण देना, तो उसने शरण दी है। एंड द रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज होते हैं शरणार्थी, ऑफ ऑल रिलीजन्स मतलब सभी धर्मों के, एंड ऑल नेशंस और सभी राष्ट्र के, ऑफ द अर्थ मतलब धरती के सभी राष्ट्र के। आई एम प्राउड टू टेल यू दैट वी हैव गैदर्ड इन आवर बोजोम द प्योरेस्ट रेमनेंट्स ऑफ द इसराइलिटीज। वो कह रहे हैं मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में इसराइल मतलब जो इसराइल के व्यक्ति थे ना, इसराइलिटीज मतलब जो इसराइल के रहने वाले लोग थे, मतलब इसराइलियों के शुद्धतम एकदम पवित्र स्मृतियों को संजो कर रखा है। हु केम टू साउदर्न इंडिया एंड टुक रिफ्यूज विद अस इन द वेरी ईयर इन विच देयर होली टेम्पल वॉज शैटर्ड टू पीसेस बाय रोमन टायरनी। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब जो इसराइल हैं हमने उनके भी मतलब उनको भी अपने हृदय में संजो के रख रखा है, इसराइलियों की पवित्र स्मृतियों को भी संजो कर रखा है जो दक्षिण भारत में आए थे, और उसी वर्ष हमारे साथ उन्होंने शरण ली थी जिस वर्ष उनके पवित्र मंदिरों को रोमन अत्याचार द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। मतलब उनके जो धर्म स्थल थे उनको रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडर बना दिया था, और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में जो है साउथर्न इंडिया में जो है उन्होंने शरण ली थी। इन द वेरी ईयर मतलब उसी साल में जब उनके मंदिर तोड़े गए थे तभी। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू द रिलीजन विच हैज शेल्टर्ड एंड इज स्टिल फोस्टरिंग द रेमनेंट ऑफ द ग्रैंड जोरोस्ट्रियंस नेशन। अब वो आगे कह रहे हैं कि मतलब मुझे एक ऐसे रास्ते मतलब जिसने मतलब एक ऐसे रास्ते से संबंधित होने पर गर्व है जिसने महान पारसी राष्ट्र के, जोरोस्ट्रियंस होते हैं पारसी, मतलब जिसने महान पारसी राष्ट्र के जो अवशेष मतलब जो वहाँ के लोग थे उनको भी शरण दी, उनको भी आश्रय दिया, और अभी भी क्या कर रहा है मतलब अभी भी उनका क्या कर रहा है मतलब उनका अभी भी वो मतलब शरण दिया है उनको, जोरोस्ट्रियन लोगों को। फोस्टरिंग का मतलब होता है, ये सब वर्ड मीनिंग एंड में लास्ट में आपको बताऊंगी। वो कह रहा है कि उनको भी मतलब शरण दी है, ऐसे ऐसे लोगों को भी शरण दी है। आई विल कोट टू यू ब्रदर ए फ्यू लाइन्स फ्रॉम ए हिम विच आई रिमेंबर टू हैव रिपीटेड फ्रॉम माई अर्लीस्ट बॉयहुड। अब वो कह रहे हैं कि भाइयों मैं आपको एक भजन की कुछ पंक्तियां जो है वो उद्धत करूंगा जो मुझे याद हैं कि मैंने अपने शुरुआती मतलब बचपन से जो है बॉयहुड मतलब जो अपना लड़कपन था, जो अपना बचपन था उससे दोहराई हैं। विच इज़ एवरी डे रिपीटेड बाय बिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और जो हर दिन जो है लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा उसे दोहराया जाता है। एज द डिफरेंट स्ट्रीम्स हैविंग देयर सोर्सेज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल मिंगर देयर वाटर इन द सी। कह रहे हैं कि जिस तरह मतलब अलग अलग मतलब विभिन्न स्रोतों से अलग अलग स्रोतों से निकली हुई जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, वो विभिन्न धाराएं अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं। सो इसी तरह ओ लॉर्ड द डिफरेंट पाथ्स विच मैन टेक थ्रू डिफरेंट टेंडेंसीज वेरियस दो दे अपीयर क्रूक्ड और स्ट्रेट ऑल लीड टू दी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न धाराएं अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, इसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है, और वे सारे रास्ते भले ही देखने में सीधे स्ट्रेट मतलब सीधे हों या फिर वो कैसे हों क्रूक्ड और स्ट्रेट मतलब या तो वो टेढ़े मेढ़े हों या फिर वो सीधे हों, वो कहाँ लेकर जाते हैं, सभी ऑल लीड टू दी मतलब सभी भगवान वो तुम तक लेकर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी मार्ग कोई भी व्यक्ति चुन ले, वो सीधा हो या फिर आड़ा टेढ़ा हो, सभी मार्ग जो हैं वो भगवान तुम तक लेकर जाते हैं। द प्रेजेंट कन्वेंशन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑगस्ट असेंबलीज एवर हेल्ड इज इन इट्स सेल्फ ए विंडिकेशन ए डिक्लेरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ द वंडरफुल डॉक्ट्राइन प्रीच्ड इन द गीता। मतलब वो क्या कह रहे हैं, प्रीच्ड इन द गीता। द प्रेजेंट कन्वेंशन मतलब जो ये वर्तमान जो ये कन्वेंशन है, जो वर्तमान सम्मेलन है, ये अब तक की आयोजित सबसे पवित्र विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑगस्ट मतलब जो अब तक की आयोजित सभाओं में से सबसे पवित्र है, मतलब सबसे ज़्यादा पवित्र है। ऑगस्ट का मतलब होता है सम्मानित और प्रभावशाली, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो अब तक की सभाएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो पवित्र है। इज इन इटसेल्फ ए विंडिकेशन, विंडिकेशन का मतलब होता है किसी कार्य या विश्वास का जो है औचित्य। ए डिक्लेरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ द वंडरफुल डॉक्ट्राइन प्रीच्ड इन द गीता मतलब ये गीता में बताए गए सिद्धांत का प्रमाण है। आगे देखते हैं।
whosoever comes to me, कि जो भी मुझ तक आता है, through whatsoever form, चाहे वह कैसा भी हो, मतलब कोई भी आकार हो, उसका रूप हो, रंग हो, कैसा भी हो, I reach him, मैं उस तक पहुंचता हूँ। All men are struggling through the paths, मतलब सभी लोग, चाहे वो कोई भी, मतलब किसी भी मार्ग पे वो संघर्ष कर रहे हो, which in the end lead to me, मतलब वो कह रहे हैं कि लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में वो मुझ तक ही पहुंचते हैं। मतलब किसी भी मार्ग पे वो कितना भी संघर्ष करें, लेकिन अंत में वो मुझ तक ही पहुंचते हैं, मतलब भगवान तक पहुंचते हैं। Sectarianism, bigotry and its horrible descendants, fanaticism have long possessed this beautiful earth. अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक, सेक्टेरियनिज्म मतलब सांप्रदायिकता, बिगॉटरी मतलब कट्टरता, एंड इट्स हॉरिबल डिसेंडेंट्स और उसके जो भयानक वंशज हैं वो, फैनेटिसिज्म मतलब कल्पना के लिए भी लगाया जाता है, जैसे धर्मांधता भी बोल सकते हो आप, कि उसी को लोग फॉलो करते रहते हैं। हैव लॉन्ग पजेसेस दिस ब्यूटीफुल अर्थ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लंबे समय से पृथ्वी को जो है अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, लंबे समय से इस सुंदर पृथ्वी पर उन्होंने आधिपत्य कर रखा है। दे आगे शुरू हो गए यहाँ से, तब तक हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। परसिक्यूटेड मतलब सताए गए। फोस्टर मतलब होता है पालक। एनकरेज द डेवलपमेंट मतलब विकास को प्रोत्साहित करना। समथिंग किसी चीज़ को, स्पेशली समथिंग डिज़ायरेबल, कुछ विशेष रूप से, कुछ वांछनीय, डिज़ायरेबल जिसकी इच्छा हो। रेमनेंट का मतलब होता है अवशेष, एक भाग या मात्रा जो बड़े हिस्से के मतलब उपयोग या नष्ट होने के बाद बची रहती है। ए पार्ट ऑफ क्वांटिटी दैट इज लेफ्ट आफ्टर द ग्रेटर पार्ट हैज बीन यूज, रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड, मतलब जो बड़ा पार्ट है वो हट गया हो, नष्ट हो गया हो, उसके बाद जो बचता है उसे रेमनेंट कहते हैं, अवशेष। जोरोस्ट्रियनिज्म होता है पारसी धर्म, मतलब ए मोनोथिसिएटिक प्री इस्लामिक रिलीजन ऑफ एंशियंट पर्शिया फाउंडेड बाय जोरोस्टर इन द 6th century BSE। पारसी धर्म मतलब प्राचीन फारस का एक एकेश्वरवादी पूर्व इस्लामिक धर्म जोरोस्टर द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। उसके बाद है आपका अगस्त का मतलब होता है सम्मानित और प्रभावशाली। रिस्पेक्टेड मतलब सम्मानित, एंड इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। विंडिकेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, किसी कार्य या विश्वास का औचित्य। द जस्टिफिकेशन फॉर सम एक्ट और बिलीफ, मतलब किसी भी कार्य का विश्वास या फिर उसका औचित्य। जस्टिफिकेशन मतलब किसी चीज़ का हम औचित्य नहीं देते कि भाई जस्टिफाई करते हैं। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत। सेक्टेरियनिज्म का मतलब होता है संप्रदायवाद, मतलब एक विशेष संप्रदाय, पार्टी या संप्रदाय के प्रति संकीर्ण सोच विचारधारा का पालन करना। बिगॉटरी का मतलब होता है कट्टरता, मतलब धार्मिक कट्टरता आप कह सकते हो। फेनेटिसिज्म का मतलब भी होता है कट्टरतावाद। एक्सेसिव इंटॉलरेंस ऑफ अपोजिंग व्यूज, मतलब विरोधी विचारों की जो है अत्यधिक असहिष्णुता। तो ये सारे वर्ड का मीनिंग आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। They have filled the earth with violence, drenched it often with human blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair। वो कह रहे हैं they have filled the earth with tolerance, मतलब उन्होंने पृथ्वी को जो है हिंसा से भर दिया है। इसे बार बार, drenched मतलब होता है भिगो देना, गीला कर देना। इसे बार बार मानव रक्त से सराबोर कर दिया है, मतलब कितनी बार धरती खून से जो है वो लाल हुई है। ह्यूमन ब्लड मतलब मानव ब्लड से, मनुष्य के खून से। डेस्ट्रॉय सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता को नष्ट कर दिया है। सिविलाइजेशन होती है सभ्यता, डेस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया है। एंड सेंट होल नेशंस टू डेस्पेयर, और पूरे के पूरे राष्ट्र को जो है डेस्पेयर मतलब निराशा में भेज दिया है। हैड इट नॉट बीन फॉर दोज हॉरिबल डीमंस, अब वो कह रहे हैं यदि ये भयानक दैत्य न होते तो ह्यूमन सोसाइटी वुड बी फार मोर एडवांस दैन इट इज़ नाउ, तो मानव समाज आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होगा। बट देयर टाइम इज़ कम, लेकिन उनका जो है समय आ गया है, अब उनका समय हो चुका है। एंड आई फॉरवेंटली होप दैट द बेल दैट टोल्ड दिस मॉर्निंग इन ऑनर ऑफ द कन्वेंशन मे बी द डेथ नेल ऑफ ऑल फैनेटिसिज्म, ऑफ ऑल परसिक्यूशंस विद द sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goals।
वो कह रहे हैं कि आज सुबह की सभा में जो है, मतलब आज इस सम्मेलन का जो शंखनाद हुआ था सुबह सुबह, मतलब जो घंटी बजाई गई थी, वो सभी कट्टरता, चाहे वो तलवार से हो या कलम से हो, के साथ सभी उत्पीड़नों और लोगों के बीच जितनी भी सभी मतलब असभ्य भावनाएं, उनकी मौत की घंटी हो सकती है। मतलब लोगों के बीच, मनुष्यों के बीच जो दुर्भावनाएं हैं उनका वो विनाश करेगी। डेथ नेल मतलब मौत की घंटी हो सकती है वो उनकी। आगे देखते हैं, वाई वी डिसएग्री 15 सितंबर 1893। और उसी 15 सितंबर में ये मतलब स्पीच उन्होंने दी थी। और तब क्या डेट थी, तब उन्होंने क्या कहा था, वाई वी डिसएग्री, मतलब कि हम जो है वो एग्री क्यों नहीं करते हैं, वाई वी डिसएग्री, वाई वी मतलब डिसएग्री, हम जो है डिसएग्री क्यों करते हैं, ये उन्होंने बोला था। अब आगे देखते हैं, हम असहमत क्यों हैं। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना। आई विल टेल यू ए लिटिल स्टोरी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। यू हैव हर्ड द एलोक्वेंट स्पीकर हु हैज जस्ट फिनिश्ड। आपने मतलब जो एलोक्वेंट स्पीकर, जो मतलब वाकपटु वक्ता थे, कुशल वक्ता थे, उनको अभी अभी आपने सुना है, जिन्होंने अभी अभी मतलब खत्म किया है ये कहते हुए, लेट अस सीज फ्रॉम एब्यूजिंग ईच अदर, कि हम एक दूसरे को गाली देना बंद कर दें। एंड ही वॉज वेरी सॉरी दैट देयर शुड बी ऑलवेज सो मच वेरियंस। और मतलब उन्हें खेद था ये कहते हुए, इस बात का मतलब बहुत खेद था कि हमेशा इतना अंतर, वेरियंस जो है वो होना चाहिए। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई शुड टेल यू ए स्टोरी, कि मुझे आपको एक स्टोरी, एक कहानी बतानी चाहिए, विच वुड इलस्ट्रेट द कॉज ऑफ दिस वेरियंस, जो मतलब इस भिन्नता के कारण को जो है, कॉज ऑफ वेरियंस मतलब भिन्नता के कारण को स्पष्ट कर देगी। इलस्ट्रेट मतलब स्पष्ट कर देगी। ए फ्रॉग लिव्ड इन ए वेल, एक जो कुआं था वो एक मेंढक था जो वो एक कुएं में रहता था। इट हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो वहाँ काफ़ी लंबे समय से रहता था। इट वॉज बॉर्न देयर, वो वहीं पैदा हुआ था, एंड ब्रॉट अप देयर, और वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था, वहीं पर उसे पाला गया था। एंड येट वॉज ए लिटिल स्मॉल फ्रॉग, और तो वो तभी भी मतलब वो एक छोटा मेंढक था। लिटिल भी छोटा होता है, स्मॉल भी छोटा होता है। ऑफ कोर्स द एवोल्यूशनलिस्ट वर नॉट देयर दैन टू टेल अस वेदर द फ्रॉग लॉस्ट इट्स आइज और नॉट, बट फॉर आवर स्टोरीज सेक वी मस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट इट हैड इट्स आइज एंड दैट इट एवरी डे क्लीन्स द वाटर ऑफ ऑल द वर्म्स एंड बेसिली। वो कहते हैं कि तब हमें मतलब बेशक जो है विकासवादी, एवोल्यूशनिस्ट होते हैं विकासवादी, वो कह रहे हैं कि बेशक उस समय जो है विकासवादी तब हमें ये बताने के लिए नहीं थे कि मेंढक ने अपनी आंखें खो दी हैं। द फ्रॉग लॉस्ट इट्स आइज और नॉट, कि मेंढक ने अपनी आंखें खो दी हैं या नहीं खोई हैं, लेकिन हमारी कहानी के लिए हमें ये मान लेना चाहिए कि इसकी आंखें थी और ये हर दिन पानी को साफ करता था। जो कीड़े और बेसिली थे जो उसमें रहते थे, एक ऐसी ऊर्जा के साथ जो हमारे आधुनिक जीवाणु वैज्ञानिकों को श्रेय देगी। इस तरह, और वो क्या हुआ, इस तरह वो चलता गया और थोड़ा चिकना और मोटा हो गया वो मेंढक। खैर आगे देखते हैं। इन दिस वे इट वेंट ऑन एंड बिकेम ए लिटिल स्लीक एंड वीक, और इस तरह वो क्या हो गया, वो थोड़ा चिकना और मोटा हो गया। वेल वन डे, एक दिन, अनदर फ्रॉग दैट लिव्ड इन द सी केम एंड फेल इनटू द वेल, और अगले दिन एक दूसरा मेंढक जो कि एक कुएं में रहता था वो आया और कुएं में, जो कि एक समुद्र में रहता था, आया और कुएं में गिर गया। फैल का मतलब गिरना, वेल मतलब कुएं में। अब यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग यूज हुए हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं। ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब है वेट, थॉरोली सोक मतलब भीगा हुआ, अच्छी तरह से गीला करना, डुबाना। वो ऊपर सेंटेंस आया था ना कि धरती कितनी बार रक्त से गीली हुई है, वहाँ पर ये वर्ड ड्रेंच यूज हुआ था। फॉरवेंटली, डिस्प्लेइंग ए पैशनेट इंसेंटली, तो फॉरवेंटली का मतलब होता है जोरदार ढंग से। डेथ नेल, डेथ का मतलब होता है मौत की घंटी। वेंडिंग, वेंडिंग का मतलब होता है एक मतलब गोइंग इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, टिपिकली स्लोली और बाय एन इनडायरेक्ट रूट, मतलब एक निर्दिष्ट दिशा में जाना, आमतौर पर धीरे धीरे या फिर अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूट मतलब अप्रत्यक्ष मार्ग से। एलोक्वेंट मतलब स्पीकिंग रेडिली, क्लियरली एंड इफेक्टिवली। एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटुर, जो कैसे बोलता है, मतलब तत्परता से, स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से। रेडिली मतलब तत्परता से, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, और इफेक्टिवली मतलब प्रभावी ढंग से। सीज फ्रॉम, सीज का मतलब होता है बंद करो, रुको, बंद करना, रुकना। वेरियंस, वेरियंस का मतलब होता है विचरण। ए डिफरेंस बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स, क्लेम्स और ओपिनियन, मतलब परस्पर विरोधी तथ्यों, दावों या मतों के बीच का अंतर। क्लेम्स होते हैं मत,
ओपिनियंस मतलब राय, फैक्ट्स मतलब तथ्य। एवोल्यूशनिस्ट का मतलब होता है विकासवादी। ए पर्सन हु बिलीव्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। एक व्यक्ति जो जैविक विकास यानी समय के साथ प्रजातियों के विकास में विश्वास करता है। बेसिली, प्लूरल फॉर्म ऑफ बेसिली, बेसिलस ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ये बेसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया का जो बहुवचन रूप है वो है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं जो मतलब एक वैज्ञानिक जो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं वो। स्लीक का मतलब होता है हैविंग एन एलिगेंट स्ट्रीमलाइन शेप और डिज़ाइन, मतलब एक सुंदर सुव्यवस्थित आकार या डिज़ाइन वाला। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। अब जो कुएं वाला मेंढक था वो समुद्र से आने वाले मेंढक से पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हो, तुम कहाँ से आए हो। अब वो कहता है कि आई एम फ्रॉम सी, मैं तो समुद्र से आया हूँ। अब वो उससे पूछता है द सी हाउ बिग इज दैट, समुद्र से वो कितना बड़ा है। इज इट एज बिग एज माई वेल, क्या ये, मतलब वो उससे कह रहा है कि क्या ये मेरे कुएं जितना बड़ा है। एंड ही टुक ए लीप फ्रॉम वन साइड ऑफ द वॉल टू दी अदर, और उसने कुएं के एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या किया, उसने लीप किया मतलब छलांग लगाई। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेड द फ्रॉग ऑफ द सी, समुद्र के मेंढक ने कहा, हाउ डू यू कंपेयर द सी विद योर लिटिल वेल। वो कहता है तुम समुद्र की तुलना अपने छोटे से कुएं से कैसे करते हो। अब भाई वो कहावत नहीं सुनी आपने कुएं का मेंढक वाली, मतलब जो कुएं में रहता है वो कहावत है कुएं का मेंढक, मतलब वो बस कुएं को ही दुनिया समझ लेता है अपनी। देन द फ्रॉग टुक अनदर लीप एंड आस्क्ड, और तब उस मेंढक ने एक और छलांग लगाई और पूछा, इज योर सी सो बिग, कि क्या तुम्हारा जो समुद्र है वो इतना बड़ा है। मतलब वो छलांगे लगाता जा रहा है और पूछता जा रहा है कि क्या इतना बड़ा है समुद्र, अच्छा तो क्या इतना बड़ा है समुद्र। What nonsense you speak to compare the sea with your pal। अब वो कहता है कि मतलब तुम क्या बकवास कर रहे हो, इतने बड़े जो समुद्र है उसे अपने छोटे से कुएं से तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो। वेल देन सेड द फ्रॉग ऑफ द वेल, नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल। और तब कुएं के मेंढक ने कहा, ठीक है लेकिन मेरे कुएं से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। देयर कैन बी नथिंग बिगर देन दिस, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। दिस फेलो इज ए लायर सो टर्न हिम आउट। और वो कहता है कि ये जो साथी है, ये जो मेंढक बाहर से आए, ये झूठा है, इसे निकाल दो, इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। दैट हैज़ बीन द डिफिकल्टी ऑल द वाइल। अब वो कह रहे हैं कि पूरे समय यही तो कठिनाई है। मतलब आई एम ए हिंदू, मैं एक हिंदू हूँ। आई एम सीटिंग इन माई ओन लिटिल वेल एंड थिंकिंग दैट द होल वर्ल्ड इज़ माई लिटिल वेल। कि वो कह रहे हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपने ही कुएं में बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि सारा संसार जो है वो मेरा छोटा सा कुआं है। द क्रिश्चियन सिट्स इन दिस लिटिल वेल, इन हिज लिटिल वेल एंड थिंक्स द होल वर्ल्ड इज हिज वेल। उसी तरह ईसाई अपने छोटे से कुएं में बैठता है और सोचता है कि सारा संसार जो है वो उसका कुआं है। द मोहम्मदन सिट्स इन हिज लिटिल वेल एंड थिंक्स दैट इज द होल वर्ल्ड। और ऐसे ही मुसलमान अपने छोटे से कुएं में बैठता है और सोचता है कि ये जो सारा संसार है ये उसका है। आई हैव टू थिंक यू ऑफ अमेरिका फॉर द ग्रेट अटेम्प्ट यू आर मेकिंग टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स ऑफ दिस लिटिल वर्ल्ड ऑफ आवर्स एंड होप दैट इन द फ्यूचर द लॉर्ड विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश योर पर्पज। वो कहते हैं कि हमारे इस छोटे से संसार की बाधाओं को तोड़ने के लिए आप जो महान प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मुझे आपको मतलब अमेरिका का धन्यवाद देना है और आशा है कि भविष्य में प्रभु आपके उद्देश्य को पूरा करने में, अकम्प्लिश करने में आपकी जो है वो मदद करेंगे। आगे है एड्रेस एट दी फाइनल सेशन 27 सितंबर 1893, मतलब 27 सितंबर 1893 को अंतिम सत्र में संबोधन, मतलब विश्व धर्म संसद में ये विवेकानंद जी का अंतिम संबोधन था। The world's parliament of religions has become an accomplished fact and the merciful Father has helped those who labor to bring it into existence and crowned with success their most unselfish labor। विश्व की धर्म संसद जो है वो एक सफल तथ्य बन गई है। वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन मतलब विश्व की जो धर्म संसद है वो एक क्या बन गई है, अकम्प्लिश्ड फैक्ट मतलब एक सफल तथ्य बन गई है। एंड द मर्सीफुल फादर और दयालु पिता हैज़ हेल्प्ड दोज, ने उन लोगों की मदद की है जिन्होंने इसे अस्तित्व में लाने के लिए who labor to bring it into existence, जिन्होंने इसे अस्तित्व में लाने के लिए लेबर किया है, श्रम किया है। एंड crowned with success their most unselfish labor, और उनके सबसे निस्वार्थ जो श्रम है उसको सफलता का ताज पहनाया है। My thanks to those noble souls whose large hearts and love of truth first dreamed this wonderful dream and then realized it। मैं उन महान आत्माओं को धन्यवाद देता हूँ जिनके विशाल हृदय और सत्य के प्रति प्रेम ने पहले ये अद्भुत सपना देखा और फिर उसे साकार किया। माई थैंक्स टू द शॉवर ऑफ लिबरल सेंटिमेंट्स दैट हैज़ ओवरफ्लोड दिस प्लेटफॉर्म।
और मतलब मैं उन महान आत्माओं को भी धन्यवाद देता हूँ। मतलब उसके बाद वो कहते हैं कि जो उदार भावनाओं की बौछार हुई है उनको भी मेरा धन्यवाद, जिसने इस मंच को मतलब ओवरफ्लो किया है, छलकाया है। My thanks to this enlightened audience for their uniform kindness to me and for their appreciation of every thought that tends to smooth the friction of religions। और वो कहते हैं कि मतलब इन प्रबुद्ध श्रोताओं को भी मेरे प्रति उनकी समान दया और धर्मों के घर्षण को शांत करने वाले हर विचार की सराहना के लिए भी मेरा जो है धन्यवाद है। ए फ्यू जारिंग नोट्स वर हर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर कुछ कर्कश नोट जो थे वो सुनाई दिए। जारिंग मतलब कर्कश नोट जो थे, मतलब कर्कश नोट्स मतलब आवाज़ें वगैरह जो है वो सुनाई दी। अब आगे जो वर्ड दिए गए हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं। टर्न हिम आउट का मतलब है हियर एक्सपेल फ्रॉम ए प्लेस, मतलब उसे बाहर निकालो, एक जगह से किसी को बाहर निकालना। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करें। हियर सक्सेसफुली कंप्लीटेड और ब्रिंग टू एन एंड, यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा करें या फिर समाप्त करें। मर्सीफुल पातल मतलब हियर इट रेफर्स टू ए फॉरगिविंग एंड जेनरस गॉड, यहाँ पर ये क्या चीज़ को रेफर कर रहा है, मतलब दयालु पिता। मर्सीफुल फादर मतलब दयालु पिता, और यहाँ एक समाशील और उदार भगवान को जो है वो संदर्भित करता है। लिबरल सेंटिमेंट्स का मतलब है उदार भावनाएं। एनलाइटेंड का मतलब है ज्ञानी को बोलते हैं। एनलाइटेंड मतलब जो प्रबुद्ध ज्ञान है जिसके पास वो। जारिंग का मतलब है कर्कश, मतलब कर्कश आवाज़ निकालना या उत्पन्न करना। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज़ द लास्ट पेज। इन दिस हारमनी माई यहाँ से शुरू है। टाइम टू टाइम इन दिस हारमनी मतलब ये जो वो कह रहे हैं कि ये जो हारमनी थी इसमें जो है समय समय पर कुछ कर्कश आवाज़ें होती वो भी सुनाई दी। आगे माई स्पेशल थैंक्स टू दैम फॉर दे हैव बाय देयर स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट मेड जनरल हारमोनी द स्वीटर। अब वो कहते हैं इस सद्भाव में मैं उन्हें भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी अद्भुत विषमता से जो सामान्य सामंजस्य था उसको और अधिक जो है मतलब मधुर बना दिया था। हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य, जनरल मतलब सामान्य सामंजस्य। मच हैज़ बीन सेट ऑफ द कॉमन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस यूनिटी। वो कह रहे हैं धार्मिक एकता के सामान्य आधार के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। आई एम नॉट गोइंग जस्ट नाउ टू वेंचर माई ओन थ्योरी। अब वो कह रहे हैं मैं अभी अपने सिद्धांत का जोखिम उठाने नहीं जा रहा हूँ। मतलब वेंचर का मतलब होता है कोई उद्यम, मतलब मैं अब जो अपने विचार है उनकी थ्योरी को मतलब कुछ रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहा हूँ। But if anyone here hopes that this unity will come by the trump of any one of the religions and the destruction of the other, to him I say, brothers, yours is an impossible hope। वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर यहाँ किसी को ये उम्मीद हो कि ये जो एकता है ये किसी एक धर्म की जीत और दूसरे के विनाश से आएगी, तो मैं उससे कहता हूँ भाई तुम्हारी एक ये असंभव आशा है। ट्रम्प का मतलब होता है जीत। ट्रम्प ऑफ एनी वन ऑफ द रिलीजन्स मतलब कि किसी एक धर्म की तो जीत हो जाए, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर और किसी और धर्म का विनाश हो जाए। टू हिम उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई योर्स इज़ एन इम्पॉसिबल होप, कि तुम्हारी जो है ये आशा जो है वो ये एक असंभव आशा है। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि भाई एक धर्म तो जीतता रहे और दूसरा धर्म बेचारा समाप्त हो जाए? नहीं, हर धर्म मतलब वही तो बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हर धर्म अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। टू हिम डू आई विश दैट द क्रिश्चियन वुड बिकम हिंदू। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ क्या कि जो ईसाई है वो हिंदू बन जाए, गॉड फॉरवर्ड, भगवान ना करे। डू आई विश दैट द हिंदू और बुद्धिस्ट वुड बिकम क्रिश्चियन। वो कह रहे हैं कि क्या मैं चाहता हूँ कि हिंदू या बौद्ध जो है वो ईसाई बन जाए, गॉड फॉरवर्ड मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो। द सीड इज पुट इन द ग्राउंड, बीज को जो है जमीन में बो दिया गया है। एंड अर्थ एंड एयर एंड वाटर आर प्लेस्ड अराउंड इट, और इसके चारों तरफ जो है भूमि है मतलब मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये रख दिए गए। डज द सीड बिकम द अर्थ और द एयर और द वाटर। वो कह रहे हैं तो जो बीज है वो क्या पृथ्वी बन जाता है या फिर हवा बन जाता है या वाटर बन जाता है? नो, नहीं। इट बिकम्स ए प्लांट, ये एक पौधा बनता है। मतलब वो हवा, पृथ्वी और पानी को आत्मसात करता है क्या? नहीं, उन्हें पौधे के पदार्थ में परिवर्तित करता है, मतलब वो एक पौधे में बढ़ता है। इट डेवलप्स आफ्टर द लॉ ऑफ इट्स ओन ग्रोथ, और ये मतलब अपनी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता है। ये नहीं कि एक दिन में ये विशाल वृक्ष बन जाएगा, नहीं, धीरे धीरे पहले उसमें अंकुर फूटेगा और बहुत धीरे धीरे कुछ पत्ते आएंगे, फिर और पत्ते आएंगे, ऐसे जाके धीरे धीरे वो जो है एक बड़ा पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। अब आगे वो कह रहे हैं सिमिलर इन द केस विद रिलीजन, कि मतलब वो कह रहे हैं कि धर्म के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। द क्रिश्चियन इज नॉट टू बिकम ए हिंदू और ए बुद्धिस्ट, नॉर ए हिंदू और ए बुद्धिस्ट टू बिकम ए क्रिश्चियन। वो कह रहे हैं ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है, न ही किसी हिंदू या बुद्ध को जो है वो ईसाई बनना है। बट each must assimilate the spirit of the others and yet preserve the individuality and grow according to his own law of growth।
वो कह रहे हैं लेकिन प्रत्येक को दूसरों की जो भावना है उसको आत्मसात करना चाहिए और फिर भी अपनी वैयक्तिकता को बनाए रखना चाहिए और विकास के अपने नियम के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हिंदुओं के धर्म में जो नियम है उन्हें उनके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, मुसलमानों के धर्म में जो नियम है उन्हें उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए, ईसाइयों के, यहूदियों के, सबके अलग अलग धर्म हैं, उनको बढ़ना उन्हीं के हिसाब से चाहिए। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी मतलब उनके जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी भी भावनाओं को जो है आत्मसात करना चाहिए। इफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हैज शोन एनीथिंग टू द वर्ल्ड इट इज दिस। वो कह रहे हैं कि जो धर्म संसद है इसने दुनिया को अगर कुछ दिखाया है तो वो यही है। It has proved to the world that holiness, purity and charity are not the exclusive possessions of any church in the world and that every system has produced men and women of the most exalted character. वो कह रहे हैं कि धर्म संसद ने दुनिया को कुछ दिखाया तो वो ये है कि उसने दुनिया को साबित कर दिया है कि जो पवित्रता और परोपकार है वो दुनिया के किसी भी चर्च की अनन्य संपत्ति नहीं है। और वो ये है कि हर व्यवस्था ने दुनिया के पुरुषों और महिलाओं को पैदा किया है, मैन एंड वीमेन। इन द फेस ऑफ दिस एविडेंस, वो क्या कह रहे हैं कि मतलब इस साक्ष्य के सामने, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion at the destruction of the others, यदि कोई अपने धर्म का तो अनन्य अस्तित्व और दूसरे के विनाश का सपना देखता है, I pity him from the bottom of my heart, वो कह रहे हैं कि तो मैं उस पर अपने दिल की गहराइयों से जो है वो दया करता हूँ। and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written in spite of resistance, और वो कह रहे हैं कि और उसे इंगित करता हूँ कि जल्दी ही हर धर्म के बैनर पर प्रतिरोध के बावजूद लिखा है, मदद करो लड़ो नहीं। हेल्प एंड नॉट फाइट, मतलब मदद करो, हेल्प एंड नॉट फाइट मतलब मदद करो और लड़ो नहीं। एसिमिलेशन एंड नॉट डिस्ट्रक्शन मतलब आत्मसात करो विनाश नहीं। हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशंस मतलब सद्भाव और शांति रखो न कि मतभेद। यहाँ का पेज दिखना भूल गया था, मतलब पेज को ऊपर करना रह गया था। अब यहाँ से दोबारा देखेंगे, वैसे तो मीनिंग क्लियर कर दिया गया है, आगे इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। वेंचर का मतलब होता है टू पुट फॉरवर्ड और प्रेजेंट मतलब उद्यम, यहाँ आगे या पेश करने के लिए है। ट्रम्प का मतलब होता है विजय जीत। गॉड फॉरबिड का मतलब होता है भगवान ना करे, मतलब प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्यांश है। आगे है एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है ऊंचा और डिसेंशन का मतलब होता है मतभेद। आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। आगे यहाँ पर दिया गया है पॉइंट्स टू पॉन्डर मतलब विचार करने के लिए। स्वामी विवेकानंद इसेंशियल थीम इन ऑल दीज स्पीचेज इज द फैक्ट दैट ईच एंड एवरी रिलीजन एट कोर वैल्यूज टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड रिलीजन्स। वो कह रहे हैं इन सभी भाषणों में स्वामी विवेकानंद जी का आवश्यक विषय यह तथ्य है कि प्रत्येक धर्म अपने मूल मूल्यों में सहिष्णुता और अन्य दृष्टिकोणों और धर्मों के प्रति सम्मान रखता है। ब्लाइंड फेथ मतलब अंधविश्वास लीड्स टू डिसहार्मनी, अंधविश्वास जो है असामंजस्य की ओर ले जाता है। डिसहार्मनी मतलब असामंजस्य एंड इट्स डेंजर्स, और ये जो है वो खतरनाक है। एंड इट्स डेंजरस और ये खतरनाक है। इंडिया भारत स्पेशली हैज़ हैड ए लॉन्ग एंड सेलिब्रेटेड कल्चर ऑफ टॉलरेंस। वो कह रहे हैं कि भारत में विशेष रूप से असहिष्णुता की एक लंबी और प्रसिद्ध संस्कृति रही है। कल्चर मतलब संस्कृति। इट हैज शेल्टर्ड परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज एंड एनकरेज दैम टू ब्लेंड इनटू इट्स सोशल फैब्रिक। इसने उत्पीड़न अल्पसंख्यकों को आश्रय दिया है और उन्हें अपने सामाजिक ताने बाने में घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित किया है। इंडियन म्यूजिक भारतीय म्यूजिक, आर्ट्स, कला, हिस्ट्री, इतिहास, लैंग्वेजेस मतलब अलग अलग भाषाएं, आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो मतलब वास्तुकला है वो, एंड आर्किटेक्चर एंड ऑल सच एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स कल्चरल लाइफ, और इसके मतलब सांस्कृतिक जीवन के जो तमाम पहलू हैं वो इस बात की गवाही देते हैं। इट इज़ ए लेगेसी वी आर प्राउड ऑफ, और ये एक ऐसी विरासत है जिस पर हमें गर्व है। एंड इट इज़ इनकम्बेंट ऑन ईच वन ऑफ अस टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दैट लेगेसी, और हम सबका मतलब हमें गर्व है और उस विरासत को संरक्षित करने के लिए हम में से हमारा जो है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। चैप्टर आपका एंड हो गया है, इसके सारे वर्ड मीनिंग भी क्लियर कर दिए गए हैं। ये शिकागो में दी गई विवेकानंद जी की स्पीच है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे इस टाइप की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Sai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।